हेलो दोस्तों, मैं सीए अभिषेक बरड़िया आपके सामने लेके आया हूँ क्विक फायर। आपका सीए फाउंडेशन का जो एग्ज़ाम होगा उसमें बिज़नेस लॉ की तैयारी आपने किस तरीके से करनी चाहिए। जी हाँ, आप अभी तक अकाउंट्स का पेपर दे के आ चुके होंगे। तो सबसे पहली सलाह फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि अब अकाउंट्स का पेपर आपका ख़त्म हो गया तो उसको भूल जाइए। अगर अच्छा गया तो भी भूल जाइए, और अगर अकाउंट्स का पेपर जैसा सोचा था वैसा नहीं गया तब तो डेफिनेटली भूल जाइए। करेक्ट, क्योंकि अब आपने पूरा फोकस, पूरी तैयारी झोंक देनी है किस में, आपके अगले पेपर में जो है बिजनेस लॉ। जी हाँ दोस्तों, तो अब ये पेपर की तैयारी कैसे करनी है। तो आपको कुछ हेडिंग दिख रहा होगा। हेडिंग क्या दिख रहा है? हाफ डे, फुल डे, क्वार्टर डे है। ये क्या कंसेप्ट है सर? बस इस कंसेप्ट को आप देखिए तो आपका काम पूरी तरीके से ये एग्जाम दिन कैसे आप बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं समझ में आ जाएगा। हाफ डे, फुल डे, क्वार्टर डे, इतना ही समय है जी हाँ आपके पास अगला लॉ का पेपर देने के लिए। करेक्ट। तो हाफ डे जब मैं बात कर रहा हूँ मतलब आज की बात कर रहा हूँ जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, उम्मीद करता हूँ। करेक्ट, यानी आपने एग्जाम दे के आए तो आपके पास आज का आधा दिन है, दैट इज योर हाफ डे। उसके बाद फुल डे मतलब कल का जो आपका अगला दिन रहेगा जिसको आप पूरी तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे वो रहेगा आपका फुल डे। और क्वार्टर डे ऑब्वियसली अगला दिन जो आपका एग्जाम वाला दिन रहेगा उसको थोड़ा सा समय हम लेते हैं, दैट इज अ क्वार्टर डे। हाफ डे, अब हाफ डे का इस्तेमाल आपने कैसे करना है समझ जाइए। इस दिन आपका कवरेज जो है दोस्तों 30 से 35% मिनिमम से मिनिमम एट एनी कॉस्ट। मैं जो भी बात कर रहा हूँ मिनिमम लेवल पे बात कर रहा हूँ, आप उसको बढ़ा सके तो ये आपकी कैपेबिलिटी। तो हाफ डे में कम से कम आपने 30 से 35% कवरेज अपना रखना चाहिए। अब 30 से 35% कवरेज कैसे रखें, तो मैं आपको कुछ हिंट्स दे रहा हूँ कि कुछ आप ऐसे टॉपिक उठाइए जिनसे श्योर शॉट एग्जाम में क्वेश्चंस तय हैं। करेक्ट, यानी जिनसे क्वेश्चंस आने ही आने कंपलसरी है। जैसे कि आप इस दिन कंप्लीट कर सकते हैं आपका कंपनीज एक्ट 2013। जी हाँ, सबसे पहले आप कंपनीज एक्ट 2013 अपना तैयार करिए, क्योंकि इससे श्योर शॉट आप देखेंगे 15 से 20 मार्क्स का सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो श्योर शॉट आपकी कंपलसरी तैयारी हो जाएगी। उसके बाद मैंने आपको दो ऑप्शन दिए हैं, क्योंकि ये मैं कॉमन फॉर ऑल बना रहा हूँ तो कोई भी स्टूडेंट अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसे डिसाइड कर सकता है। मैंने आपको ऑप्शन दिया, चाहे आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 फॉलो करें, चाहे आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो करें, एज पर योर चॉइस डिपेंडिंग अपॉन किस पे आपको लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इस स्टेज पे ज़्यादा है। करेक्ट, तो जो आपको लगता है कम समय में ज़्यादा आउटपुट दे सकता है आपको, वो आपका टारगेट होना चाहिए। तो अगर आपको लगता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट की 4 यूनिट्स आपकी जल्दी तैयार होंगी कम समय में, आप उसको उठाइए। आपको लगता है पार्टनरशिप आप पहले कर सकते हैं, तो पहली प्रायोरिटी पार्टनरशिप की 3 यूनिट्स को दीजिए और उसको तैयारी करिए। करेक्ट, तो ये आपका सेकेंड प्रेफरेंस होगा जो उस दिन खत्म हो जाएगा। इसका भी वेटेज लगभग आप देख के चलेंगे तो 20% वेटेज ये भी कैरी ऑन करता है। उसके बाद दोस्तों फिर चालू होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कभी भी ऐसे मत करिएगा पूरा एक साथ चालू किया, पहला से लेकर आखिरी तक खत्म कर लिया, इट विल बी कम्बरसम। तो इसलिए इस दिन मैंने फर्स्ट डे जो आपका हाफ डे है, हाफ डे के दिन मैंने 3 यूनिट्स यानी आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की 3 यूनिट को रखा है कि पहली 3 यूनिट जहाँ पे बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको करिए। और साथ ही साथ कोई भी एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में आप जानते हैं बेलमेंट प्लेज एजेंसी वगैरह हैं। करेक्ट, तो आप उसमें से कोई भी एक यूनिट, 3 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स है, 6 जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की 3 में से कोई भी एक यूनिट जो आपको अगेन आपके प्रेफरेंस पे है, एक यूनिट आपने तैयार करनी चाहिए। तो 3 यूनिट आपकी जनरल कॉन्ट्रैक्ट की और एक यूनिट स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की, इतना मिनिमम है। इतना तो आपको इस दिन तैयार कर लेना चाहिए आपकी तैयारी के हिसाब से, क्योंकि अब कुछ नया करने का वक्त नहीं है, अब जो किया उसको अच्छी तरीके से कंप्लीट करने का वक्त है। करेक्ट, तो ये आपने कर लिया। जैसे ही ये कंप्लीट किया फिर आया अगला दिन जो अब आपका भारी भरकम दिन रहने वाला है दोस्तों, दिस विल बी योर फुल डे। करेक्ट, यानी जो करना है इसी दिन करना है, समझ जाइए। तो यानी 60 to 65%, 30 से 35 अपन ने वहाँ किया था, तो 60 से 65% अपन ने इस दिन पूरा कवरेज देना है। तो अब इस दिन जो कवरेज देना है, तो अब कवरेज की शुरुआत कैसे करें, क्योंकि आपने प्रीसीडिंग डे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा, तो आधा करके आपने उसको रखा है, तो आपके अच्छे खासे दिमाग में रिकॉल्ड है। तो बेटर है शुरुआत ही आप बची हुई यूनिट 4 से यूनिट 6 को करें, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका पूरा खत्म हो जाएगा, विच कैरीज द हाईएस्ट मार्क्स, हाईएस्ट वेटेज। तो जब आप इसको कंप्लीट करेंगे दोस्तों, तो फिर बात ही आपकी अलग हो जाएगी, क्योंकि यू विल हैव डिफरेंट कॉन्फिडेंट व्हेन योर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज फिनिश्ड। और इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ अगेन स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की एक यूनिट को और उठा लीजिए, जो भी आपने उठाया। एक यूनिट आप ऑलरेडी पिछली शाम को कर चुके, एक यूनिट आज आपने सुबह या दोपहर तक में कर ली। करेक्ट, तो ये आपका फर्स्ट यूनिट हो गया। उसके बाद ऐसी यूनिट उठाइए अगेन जिससे आप गारंटीड है क्वेश्चन आने वाला है। तो अब आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को ले सकते हैं, जिससे अच्छा खासा आप जानते हैं क्वेश्चन आता है 10 से 15 मार्क्स का लगभग। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये आपका डिसीजन हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ क्राइटेरिया बताने पे हूँ, तैयारियाँ आपकी हो चुकी हैं।
करेक्ट। तो उसको अब आप एक तरीके से फाइन ट्यून कर रहे हैं। तो अगला टारगेट आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होना चाहिए। उसके बाद अगर पिछले दिन आपने इंडियन पार्टनरशिप किया था तो अब बारी है सेल ऑफ गुड्स एक्ट की, पिछले दिन आपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट किया था तो अब बारी है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की। तो जो रिमाइंडर ऑफ द चॉइस है वो आपने यहाँ पे यूज़ करना है। अब उसके बाद लास्ट ऑफ द लिस्ट में अब आपके पास बचा हुआ है एलएलपी एक्ट और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी यूनिट, तो आप उसको सबसे लास्ट उसमें रख सकते हैं। तो ये आपकी पूरा दिन का एक मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो गया। लेकिन जैसे मैंने बोला, नया आपने कुछ करना नहीं है, जो हुआ उसको और अच्छी तरीके से अब आपने करना है। जो हुआ मान के चलिए उतना काफ़ी है आपके टारगेट को अचीव करने के लिए। पर एक खास नोट मैंने आपके यहाँ रखा है, ये और ये कंपलसरी एज अ स्टूडेंट आपने फॉलो करना है क्या, कि जो भी आपका लेटेस्ट खास तौर पे ये वाला, उससे पिछले वाला, ज़्यादा पुराने नहीं जाना है, दो लेटेस्ट एमटीपीज आरटीपीज और पास्ट एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स, करेक्ट। तो ये पिछले 2 अटेम्प्ट्स के आपने देखने हैं कंपलसरी, और इसको बीच में नहीं देखना है, पूरा आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए, आपका माइंड रिलैक्स हो जाए, तो रात के समय आप सोने जा रहे हैं उससे 1 घंटा पहले समझ लीजिए आप ये निकालिए और आरटीपीज एमटीपीज डेफिनेटली इसको पढ़िएगा, करेक्ट। तो ये आपको जब नेक्स्ट डे आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो ये आपकी बहुत मदद करने वाला है कि किस तरीके से सवाल आते हैं, उसका जवाब आप किस तरीके से दे सकते हैं। और ख़ास तौर पे इसकी मदद उन टॉपिक्स पे डेफिनेटली लीजिएगा जो टॉपिक्स आपने तैयार नहीं किए थे। तो जो टॉपिक तैयार किए थे उसको तो आपने डिटेल में पढ़ी लिया, जो तैयार नहीं किए थे उसके लिए आपको एमटीपीज आरटीपीज की मदद डेफिनेटली लेनी चाहिए। तो इस तरीके से ये आपका जो फुल डे है ये कॉम्प्रिहेंसिव यूटिलाइज होगा, इसको डेफिनेटली बिल्कुल ज़ाहिर आपने जाने नहीं देना है। उसके बाद अब हाफ डे खत्म, फुल डे खत्म, तो क्वार्टर डे की बात करें। क्वार्टर डे मतलब इसके लिए मैंने ज़्यादा कुछ रखा ही नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली ये आपका एग्ज़ाम डे है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ रखना नहीं है, इस दिन पढ़ने के लिए भी ज़्यादा कुछ रखना नहीं है। तो सिर्फ आपके पास जो थोड़ा बहुत समय है, तो मैंने वेटेज भी 0 से 5% लगभग इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक है आपका लॉ का, उसको आप पढ़ सकते हैं। तो आपका माइंड एकदम रिलैक्स होना चाहिए, और इस तैयारी के साथ आप क्या करेंगे, आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे। तो ये तो सीक्वेंस हुआ बिफोर द एग्ज़ाम, करेक्ट। ये मैंने आपको पूरा बताया कि आप ये 1.5 दिन का इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे। अब मैं आता हूँ ड्यूरिंग एग्ज़ाम आप अपने समय का यूटिलाइजेशन क्या करेंगे। ड्यूरिंग एग्ज़ाम को मैंने बस ये 3 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है आपके लिए दोस्तों। सबसे पहला काम जो आपको करना है, जो आपने बिल्कुल फोकस करना है, वो है 15 मिनट का यूटिलाइजेशन। अब वो 15 मिनट का यूटिलाइजेशन आपको किस तरीके से करना है, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है और आप आंसर लिखना चालू कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको दिमाग में ये सेट रखना है कि आपका प्राइमरी टारगेट 70, 80, 90 स्कोर करना नहीं है। सबसे पहला टारगेट आपके दिमाग में फिक्स है, प्राइमरी टारगेट 50 मार्क्स है, जो आप विद इन 2 आवर्स अचीव कर सकते हैं। तो ये 2 घंटे में आप अचीव करेंगे 50 मार्क्स। तो वो कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको 50 मार्क्स दिलवाएंगे, 50 मार्क्स सॉल्व नहीं, 50 मार्क्स दिलवाएंगे, वो काम करेगा ये 15 मिनट। तो 15 मिनट को बिल्कुल ज़ाहिर मत होने दीजिएगा, और वो क्वेश्चन पे स्ट्रेस मत लीजिएगा जो आपने पढ़ा और आपको लगता है नहीं आता, कोई बात नहीं, उसके लिए हम बैलेंस 50 मार्क्स छोड़ दिए। तो वो 50 मार्क्स पे फोकस करिए जो आपको नंबर दिलाएंगे आने वाले 2 घंटे में। अब आप जब अपना आंसर लिखना चालू करें, कुछ एक कॉमन सी बात, घड़ी अक्सर आप जो हाथों में पहनते हैं, हाथ की जगह ये आपके आंखों के सामने होना चाहिए, ताकि टाइम आपको क्लियरली विजिबल रहे। तो आपको एक स्टैंडर्ड आंसर लिखने के लिए कितना समय एग्ज़ाम हॉल में लेना चाहिए, मैंने ज़्यादा इधर उधर की बात किए बगैर आपको बिल्कुल प्रिसाइज टू द पॉइंट समझाना है, कि आप मान के चलो कि 180 नहीं बल्कि 150 मिनट है, और 150 मिनट ही मानिए लॉ का पेपर है, और 100 मार्क्स आपने सॉल्व करना है, तो एवरेज स्टैंडर्ड आपके पास 1.5 मिनट है 1 मार्क्स के लिए। 1.5 मिनट अगर 1 मार्क्स के लिए, तो मतलब समझिए 5 मार्क्स का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 मिनट्स में आपका खत्म हो जाना चाहिए। तो जब आपकी घड़ी आपकी आंखों के सामने रहेगी और आप कितने मार्क्स का क्वेश्चन आप लिख रहे हैं, तो इस पे क्लोजली ऑब्जर्व करिएगा आप इतने टाइम पे वो चीज़ को कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं। और जब शुरुआत के क्वेश्चन आप करेंगे तो डेफिनेटली इतने में नहीं कर पाएंगे, तो हो सकता है 8 की जगह 9-10 मिनट लग जाए, 11 मिनट लग जाए। ये 2-3 मिनट जो एक्स्ट्रा लगा, इसी के लिए तो अपन ने ये 30 मिनट यहाँ स्पेयर रखे। तो यहाँ एक क्वेश्चन में अगर ज़्यादा लगा तो वो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा, तो उसकी चिंता मत करिएगा। लेकिन हाँ, इतना टाइम एक स्टैंडर्ड टाइम है जिसमें आपका आंसर लॉजिकली ख़त्म हो जाना चाहिए। तो अगर 7 से 8 मिनट हो चुके हैं आपकी घड़ी में और आपको लग रहा है कि आंसर में आप थोड़े से पीछे हैं, तो स्पीड अप बढ़ाने की ज़रूरत है, आखिरी के क्वेश्चनों में नहीं, शुरू से।
तब आप पूरा क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे। 7 मार्क्स का एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप जानते हैं 7 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लगभग आपको 10 से 12 मिनट लेने चाहिए। हो सकता है कोई एक आध क्वेश्चन में 15 मिनट लग जाए, चिंता की बात नहीं, 30 मिनट हैं अपने पास। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर क्वेश्चन में आप वो 30 मिनट का इस्तेमाल कर लें। ये तो मैं सिर्फ जहां आप कहीं फंस जाएं उसके लिए 30 मिनट स्पेयर टाइम के तौर पर दिया। So you have to play with your mind, you have to control your mind cannot control you in the exam hall. सॉल्विंग अप्रोच, ये मैंने जिन्होंने मेरी क्लास अटेंड की है उन्होंने सुना ही होगा, बट अब मैं आपको एग्जाम के लिए फाइनल बता रहा हूँ सॉल्विंग अप्रोच भी आपका क्या होना चाहिए। तो ये सीक्वेंस मैंने दे दिया कि 3 आउट ऑफ 3, 2 आउट ऑफ 3 एंड 1 आउट ऑफ 3, जैसा भी क्वेश्चन पेपर आएगा उस बेसिस पे आपने ये डिसाइड करना है। तो 3 आउट ऑफ 3 मतलब ये आपका पहला प्रायोरिटी क्वेश्चन होगा जिसके सारे पार्ट्स आपको आते हैं, तो वो आपने सबसे पहले सॉल्व करना है। ये आपके इस टारगेट को अचीव करने में आपकी मदद करेगा। दूसरे पे आपने सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चन जिसमें 3 में से 2 पार्ट आ रहे हैं, एक नहीं आ रहा, दैट इज 2 आउट ऑफ 3। ये 2 आउट ऑफ 3 आप सॉल्व करेंगे तो अगेन दिस विल गिव यू हाईएस्ट मार्क्स टू अचीव योर दिस टारगेट। और उसके बाद आपने 1 आउट ऑफ 3 वाला क्वेश्चन की, हो सकता है क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं तो उसमें एक पार्ट आ रहा है, 2 पार्ट नहीं आ रहे हैं, तो जो पार्ट आ रहा है वो वाला क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। तो एग्जाम हॉल में पहले 2 घंटे आपने सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आपको आते हैं, उन क्वेश्चंस पे फोकस नहीं करना है जो आपको नहीं आते हैं। करेक्ट, उसको जबरदस्ती सॉल्व करके समय वेस्ट करने की आपको जरूरत नहीं है। तो आप देखेंगे पहले 2 घंटे में आपका टारगेट अचीव हो गया, और उसके बाद अगले 1 घंटे में जो बैलेंस पार्ट है, इसका 1 आउट ऑफ 3 एंड इसका 2 आउट ऑफ 3, वो बैलेंस पार्ट आपके लास्ट 1 आवर में इफेक्टिवली यूटिलाइज हो सकता है। तो आपको अब बिल्कुल पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल समझ जाइए, जितना आपने तैयारी की अपनी तैयारी पे भरोसा रखिए। करेक्ट, जितना भी आपने किया वो सब आपको डेफिनेटली मदद करेगा। तो दोस्तों, मेरी तरफ से मैं सी अभिषेक बरड़िया आपको इस 1.5 दिन का यूटिलाइजेशन इतना समझा सकता था। उम्मीद करूँगा ये आपके टिप्स काम आएंगी। करेक्ट, विद दिस ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।